जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ड्रीम से बगाइस। आज के क्लास में बिहार बीएड 2019 में पूछे गए 25 क्वेश्चन को आपके सामने लेकर के आया हूं। और इस क्लास में हम लोग विद्यालयों में शिक्षण एवं ज्ञान का वातावरण से रिलेटेड 25 क्वेश्चन जो बिहार बीएड में पिछले साल 2019 में पूछा है ना, उस पर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि इस वीडियो में आप आंसर पर फोकस नहीं कीजिएगा, बल्कि आपका जो मेन एम रहना चाहिए, मकसद रहना चाहिए, वो क्वेश्चन लेवल को देखिए। और इसी तरह का अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 2021 में हम कैसे ऑल क्वेश्चन 25 में 25 नंबर ला सकते हैं, 25 के 25 क्वेश्चन हमारा सही हो, उस बात पर हमें फोकस करनी है। और क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछा जाएगा, क्या क्या चीज़ें जो है मेन पॉइंट है ना, क्या ट्रिक है जिससे हमारा ऑल क्वेश्चन सही होगा, वो सारी चीज़ों को हम लोग वीडियो के दरमियान यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बस आप वीडियो के अंदर बने रहिए। बहुत सारे कमेंट आपके आने के बाद ही ये लेक्चर को हमने स्टार्ट किया है, इस सीरीज को स्टार्ट किया है। और मैं सारे जो क्वेश्चंस हैं टीचिंग लर्निंग एप्टीट्यूड का, वो सब मैं आपको इसी चैनल पर करवाऊंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आइए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी लोकतांत्रिक कक्षा में एक अध्यापक का क्या कार्य है? तो देखिए, हमारा पहला ऑप्शन है, बिना किसी सलाह और हस्तक्षेप के विद्यार्थी को पूर्ण रूपेण स्वतंत्र चुनाव की अनुमति देना। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ लोकतांत्रिक कक्षा में एक अध्यापक का क्या कार्य है। तो एक लोकतांत्रिक कक्षा में एक अध्यापक का कार्य क्या होना चाहिए? बिना किसी सलाह और हस्तक्षेप के विद्यार्थी को पूर्ण रूप से चुनाव की अनुमति देना अध्यापक का मेन काम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्यार्थी की एक समस्या है, वह अध्यापक से पूछता या पूछती है मैं क्या करूं, तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है, अपनी क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थी को प्रतिक्रिया का मार्ग बताए। दूसरा ऑप्शन है, विद्यार्थी को बताना कि यदि वह उसके स्थान पर होता तो वो क्या करता। तीसरा ऑप्शन है, विद्यार्थी से ऐसे प्रश्न पूछना जो उन्हें मेधावी निर्णय के लिए आवश्यक सूचना उपलब्ध कराए। और हमारा चौथा ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर, इसमें है विद्यार्थी से स्वयं को पहचानने के लिए कहना, जिससे कि वो अपनी हल की करने के लिए क्षमताओं को पहचान सके। तो सबसे सटीक आंसर जो यहाँ पर हो जाएगा वो होगा डी, विद्यार्थियों से स्वयं को पहचानने के लिए कहना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना समूह की सर्वश्रेष्ठ व्यक्त राय है कि। योजना समूह जो टीचिंग लर्निंग सिस्टम है स्कूल का, उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। इस टीचिंग लर्निंग योजना समूह जो है मेन क्या करती है, बच्चों को समूह में सीखने के लिए सिखाती है। ओके, तो चलिए ऑप्शन को पढ़ते हैं। यह किसी व्यक्ति के पहल और नेतृत्व को प्रोत्साहित करता है, यह व्यक्तिगत मतभेदों की समस्या समाप्त करता है, यह बच्चों को अपनी क्षमताओं के अधिकतम उपयोग के लिए प्रोत्साहित करता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा सी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्कूल पर्यवेक्षक के प्रभाव का आकलन इनके अनुसार किया जाना चाहिए। स्कूल पर्यवेक्षक के प्रभाव का क्या आकलन होगा, उसको किस आधार पर करना चाहिए? नंबर 1, अधिक से अधिक समुदाय की संतुष्टि, अधिक से अधिक व्यक्तिगत संतुष्टि, ये भी सटीक नहीं है, कक्षा दुर्व्यवहार में कमी, है ना, और शिक्षा के लक्ष्यों के प्रति अधिक से अधिक छात्रों की प्रगति। तो स्टूडेंट का जो है, जो शिक्षा के प्रति उनका लक्ष्य है, उसमें कितना ज़्यादा उसमें प्रगति हुआ है, बल्कि इस चीज़ से पर्यवेक्षक करना चाहिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? ऑप्शन ए, छात्रों के विकास पर पूर्ण ध्यान देना, कि छात्रों का संपूर्ण विकास पर ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन बी, जब भी आवश्यक हो उपचारात्मक सहायता प्रदान करना, प्रभावी शिक्षा प्रदान करना, कक्षा में व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखना। तो यहाँ पर सबसे सटीक आंसर जो हो जाएगा वो होगा ए, छात्रों के विकास पर पूर्ण ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि कक्षा के लिए लागू होता है, अभिप्रेरण में शिक्षक की भूमिका अनिवार्य रूप से डैश का विकास है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 101 का आंसर हो जाएगा बी, जागरूक और चेतन विद्यार्थी की ऊर्जा को रचनात्मक दिशा की ओर प्रवाहित करना, ताकि वो अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करके खुद ब खुद सीख सके। अध्यापकों का मुख्य उत्तरदायित्व है। ऑप्शन ए, शैक्षिक अनुभवों की योजना बनाना, अभिभावकों के साथ संबंधों को बढ़ाना, अध्यापन की तकनीकों के साथ प्रयोग करना, प्रशासकीय नीति को लागू करना। एक अध्यापक का मुख्य उत्तरदायित्व क्या है, मेन मकसद क्या है? अध्यापक का मेन मकसद है अध्यापन की तकनीकों के साथ प्रयोग करना, है ना। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर 102 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा अनुशासन डैश के प्रति उन्मुख होना चाहिए। तो कक्षा अनुशासन जो है व्यक्तिगत और सामाजिक समायोजन के प्रति जो है उन्मुख होना चाहिए, क्योंकि कक्षा जो है वो एक समाज के जैसे काम करती है ना। जैसे एक कक्षा होता है उसी तरह से एक समाज के तौर पर होता है कक्षा, और जो स्टूडेंट होता है वो एक आम नागरिक होता है। तो
कक्षा अनुशासन जो है वो व्यक्तिगत और सामाजिक समायोजन के प्रति उन्मुख होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसकी पुष्टि करता है कि विद्यालय को सामाजिक उत्थान में अग्रणी होना चाहिए? इनमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में देखना है कि कौन सा ऑप्शन से ये पता चल रहा है कि विद्यालय का जो मेन काम है वो सामाजिक उत्थान होना चाहिए। ठीक है, विद्यालय का सामान्य कार्य, विद्यालय का प्रगतिशील कार्य, विद्यालय का रूढ़िवादी कार्य, विद्यालय का प्रतिक्रियावादी कार्य, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर, विद्यालय का प्रगतिशील कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कथन को स्वीकार नहीं किया जा सकता है? कौन सा कथन को स्वीकार नहीं किया जा सकता है? पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, विद्यालय समाज में होने वाले बदलावों के अनिवार्य रूप से प्रभावित होते हैं। विद्यालय जो है वो समाज में होने वाले बदलावों से जो है अनिवार्य रूप से प्रभावित होता है। बिल्कुल सही, समाज में जो बदलाव होता है उससे विद्यालय प्रभावित होती है। नंबर बी, विद्यालय सामाजिक परिवर्तन के शक्तिशाली कारक होते हैं। तो समाज में जो भी बदलाव आता है उसमें विद्यालय का एक अहम रोल होता है। ठीक है, नंबर सी, विघटन के प्रबल कारक होते हैं। इसको होल्ड पे रखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पढ़ते हैं, विद्यालय सांस्कृतिक प्रसार के सामाजिक माध्यम है। तो ये भी सही है हमारा। तो हमारा इसमें गलत आंसर कौन सा हो रहा है? सी हो रहा है। और यहाँ पूछा है कौन स्वीकार नहीं है, तो इस तरह से हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा सी, विद्यालय विघटन के प्रबल कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन शैक्षिक अवसरों की समानता की प्रभावना के विरुद्ध है? शैक्षिक अवसरों की समानता, यहाँ पर एक वर्ड याद रखिएगा, समानता का मतलब होता है इक्वेलिटी। तो पढ़ाई लिखाई में इक्वेलिटी के खिलाफ कौन सा है इसमें? सरकारी विद्यालय में तो सभी को इक्वल माना जाता है। सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय, इसमें भी सबको इक्वल माना जाता है। नवोदय विद्यालय में भी जो पास करके जाते हैं उसको आपस में इक्वल माना जाता है। लेकिन जो आश्रम विद्यालय होता है, इस आश्रम विद्यालय में सभी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आश्रम विद्यालय में एक खास समुदाय जिसके लिए वो बनी होती है, उससे रिलेटेड, उसकी संस्कृति से रिलेटेड वहाँ पर पढ़ाई की जाती है। तो उसमें जो है अदर कास्ट या अदर रिलीजन के बच्चे जो होंगे, अदर कैटेगरी के बच्चे, वो वहाँ पर नहीं जा सकते हैं। तो आश्रम विद्यालय जो है वो शैक्षणिक अवसरों की समानता की भावना के विरुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विद्यालय अपने कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थी को डैश सहायता करता है। तो विद्यालय में विभिन्न कार्यक्रम के जरिए विद्यार्थियों को कौन सी सहायता प्रदान की जाती है? संस्कृति में घुलने मिलने में, दूसरी संस्कृति को अनदेखा करने में, संस्कृति का विरोध करने में, सुसंस्कृत बनाने में। तो विद्यालय का मेन काम जो होता है वो विभिन्न माध्यमों के वजह से क्या करते हैं, बच्चों को सुसंस्कृत बनाते हैं, है ना। उनको संस्कृति सिखाई जाती है ताकि वो बड़े होकर के जब समाज में जाएं और समाज में एक नागरिक का रोल अदा करें तो वहाँ पर वो संस्कृति को समझ सके, संस्कृति की अच्छी बातों को वो समझ सके। नेक्स्ट है हमारा, कक्षा अध्यापन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। क्लास में जो पढ़ाई कराई जाती है उसका मेन मकसद क्या होना चाहिए? शिक्षार्थियों को आत्मविश्वास बढ़ाना, थोड़ा बहुत सही लग रहा है, आगे बढ़ते हैं। शिक्षार्थियों को कुछ पेशों के बारे में प्रशिक्षित करना, कुछ पेशा, है ना, देखिए यहाँ पर सेंटेंस ही गलत लग रहा है। उन्हें उच्च कक्षाओं के लिए तैयार करना, क्या किसी विद्यार्थी अगर कोई क्लास 5 में है तो उसका मेन मकसद क्या होता है कि उसको क्लास 6 में भेजना है? बिल्कुल सही, ये तो नेरो इंटरप्रिटेशन हो गया, है ना, टीचिंग सेक्टर का, एजुकेशन का, तो ये भी गलत हो गया। अधिगम को आसान बनाना, है ना, तो यहाँ पर देखिए सिखाने के लिए आसान बनाना, ये क्लास में सिखाया जाता है, कैसे उसको आसानी से सिखाया जाए इसलिए क्लास बना होता है, ये भी गलत है। तो यहाँ पर होगा कि शिक्षार्थियों या स्टूडेंट है उसमें आत्मविश्वास को बढ़ाना, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विद्यालय के शैक्षिक वातावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है यदि हमेशा शारीरिक दंड दिया जाए। तो पहला आंसर ही हमारा सही है, अगर विद्यालय में हमेशा शारीरिक दंड दिया जाएगा तो इससे विद्यालय के शैक्षिक वातावरण पर एक गलत प्रभाव पड़ेगा। इससे जो है क्या होंगे, बच्चे ज़्यादा मार खाते खाते जो हैं वो क्या करते हैं, मार का डर ही उनका ख़त्म हो जाता है। तो विद्यालय में शारीरिक दंड नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आपके दृष्टिकोण से विद्यालय में खेल क्रियाकलाप क्या है? स्कूलों में बच्चों को जो खिलाया जाता है आपके हिसाब से वो क्या है? मनोगामक विकास के लिए आवश्यक होता है। दूसरा ऑप्शन है साधारणतया समय नष्ट करने का तरीका है ना, कैसे 1 घंटा को क्लास में पार किया जाए स्कूल में, इसलिए वहाँ पर खिलाया जाता है बच्चों को। नंबर सी, विद्यालय की भारी भरकम दिनचर्या के चलते खेलकूद जो है वो संभव नहीं है आपके दृष्टिकोण से, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो मनोगामक विकास के लिए। खेलकूद जो है वो एक अहम हिस्सा होता है सीखने के दरमियान, तो बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए, मनोगामक विकास के लिए खेलकूद जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, एक अध्यापक अधिक प्रभावी हो जाएगा, एक टीचर जो है वो अधिक प्रभावी हो जाएगा, अधिक आइडियल बन जाएगा यदि
विद्यार्थी उनका काफ़ी अधिक नंबरों से पास करता है तो अध्यापक बहुत प्रभावी होगा। नंबर बी, अध्यापक अच्छी सहायक पाठ्य सामग्री का उपयोग करता है। अगर अच्छे अच्छे बुक से टीचर पढ़ाता है तो वो टीचर जो है अधिक ज़्यादा प्रभावी होगा समाज में या विद्यार्थियों के सामने। नंबर सी, वह शिक्षार्थी को पढ़ाई में निपुणता प्राप्त करने में सहायता करता है। अगर किसी बच्चे को परफेक्ट वे में पढ़ाने के लिए सिखाता है तो वो अध्यापक जो है अधिक प्रभावी होगा। नंबर डी, वह बच्चों के द्वारा प्रश्न पूछने में सहायता करता है। तो देखिए, टीचिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट, टीचिंग लर्निंग का एक अहम इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्रश्न पूछना। अगर वो बच्चे को कंफर्ट महसूस कराता है कि आप जितने क्वेश्चन चाहो रिलेवेंट क्वेश्चन पूछ सकते हो, और बच्चे अगर बार बार उनसे क्वेश्चन पूछते हैं और पढ़ाने के दरमियान वो क्वेश्चन का आंसर देते हैं, तो इससे वो टीचर अधिक प्रभावी होगा और बच्चे उससे ज़्यादा घुलने मिलने लगेंगे, तो उस टीचर की अधिक महत्व जो है स्कूल में बढ़ जाएगी। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा डी, वो बच्चों के द्वारा प्रश्न पूछने में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किसी विद्यार्थी के गलत जवाब को निपटाने के लिए निम्न में से कौन सा कार्य करना चाहिए? अगर स्टूडेंट गलत जवाब देता है तो उसका निपटारा आप कैसे करेंगे? नंबर ए, विषय वस्तु को दोबारा से व्याख्या करनी होगी। जो चैप्टर आपने पढ़ाया उसको फिर से एक बार एक्सप्लेन करेंगे। नंबर बी, बच्चों को बताना होगा कि उनका उत्तर गलत है, या फिर हम उनको ये कह देंगे बैठो तुम्हारा आंसर गलत है। नंबर सी, दूसरे बच्चों के सही उत्तर बताने के लिए कहना, या फिर उनसे बिठा करके दूसरे स्टूडेंट को कहेंगे बताओ जी सही आंसर क्या है ना। या फिर हमें क्या करना चाहिए, फिर से व्याख्या करना चाहिए और दोबारा उस स्टूडेंट को कहना चाहिए कि अब उत्तर दो, है ना। तो सबसे सटीक आंसर जो होगा वो होगा कि व्याख्या करना और दोबारा उत्तर देने का मौका देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक अध्यापक को कक्षा में अपनी आवाज़ कैसी रखनी चाहिए? उच्च स्वर शैली, एकदम शुद्ध हिंदी में बोलना चाहिए, संस्कृत वर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए, हाई लैंग्वेज बोलनी चाहिए, है ना। गलत। धीमी आवाज़ में बोलना चाहिए, स्टूडेंट सुन ही नहीं पाएंगे। बहुत ऊंची आवाज़ में बोलेंगे तो स्टूडेंट जो है क्या होंगे, टीचर से डरने लगेंगे, है ना। और स्कूल में नॉइज़ भी बहुत ज़्यादा क्रिएट होगा क्लास में, तो जिससे नॉइज़ क्रिएशन होने से बच्चों के दिमागों पर बुरा असर पड़ेगा और स्कूल में अदर जो कक्षाएं चल रही होगी क्लासेस वो भी डिस्टर्ब होंगी। तो एक टीचर को सामान्य आवाज़ में क्या करना चाहिए, क्लास में पढ़ाना चाहिए, ताकि बच्चे जो हैं उनसे डरे भी नहीं और सभी बच्चों तक आवाज़ पहुँचे और क्लास में डिस्टर्बेंस भी ना हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षार्थियों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अच्छे तरीके से विकसित किया जा सकता है। तो विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण कैसे विकसित किया जा सकता है? नंबर ए, विज्ञान पढ़ाकर, उनको स्वीकार करना सिखाकर, है ना, उनको एक्सेप्ट करने के लिए सिखाएंगे। नंबर सी, बड़ों की बात मनवा करके उनको वैज्ञानिक दृष्टिकोण उनमें उनके अंदर पैदा किया जा सकता है। या फिर डी, तथ्यों को जांचने परखने के बाद ही स्वीकार करना सिखाकर। तो आंसर हो जाएगा डी, तथ्यों को जांचने परखने के बाद ही स्वीकार करना सिखाकर एक विद्यार्थियों के अंदर में दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्षिक परीक्षा प्रणाली में उत्पन्न होने वाली अनावश्यक मनोवैज्ञानिक परेशानियों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जब भी हमारा एग्जाम होने वाला रहता है तो हमें एक मेंटल प्रेशर फील होता है, कहीं ना कहीं माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? केवल आवर्ती परीक्षण करना चाहिए, शोधक मापदंडों सहित आवर्ती परीक्षण करना चाहिए। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा शोधक मापदंडों सहित आवर्ती परीक्षण करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिरुचि परीक्षण प्रयोग किए जाते हैं। तो देखिए मेन मकसद समझ लीजिए, अभिरुचि परीक्षण क्या होता है। अभिरुचि परीक्षण में मुख्यतः किसी एक सब्जेक्ट में या किसी एक खास काम में उस विद्यार्थी का कितना रुचि है, कितना वो सफल है, इस चीज़ की जांच की जाती है। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा सी, किसी कार्य में सफलता को बताने में अभिरुचि परीक्षण लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकों के स्थान पर ग्रेड प्रदान करने की सलाह क्यों दी जाती है? नंबर ए, ग्रेड प्रदान करना आसान है, नहीं। यह शिक्षण अध्ययन को सरल बनाएगा, नहीं। यह शिक्षा के गुणों को बढ़ाएगा, नहीं। यह मूल्यांकन में होने वाली गलतियों को कम करेगा। तो मूल्यांकन में जो गलतियां होती है उसको दूर करने के लिए ग्रेड सिस्टम जो है अपनाने के लिए बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कक्षा में सूचना आदान प्रदान और अधिक प्रभावशाली हो जाएगा यदि, क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर होगा अनुकूल वातावरण में किया जाए। यदि सूचना का आदान प्रदान अनुकूल वातावरण में किया जाए, क्लास अगर शांत रहेगा तो और भी प्रभावी ढंग से हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। शिक्षा का मूल्य उद्देश्य है, शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों को जीविकोपार्जन के लिए लायक बनाना,
हम बच्चों को इसलिए शिक्षा देते हैं ताकि वो कमा के खा सके। इतना नैरो इंटरप्रिटेशन मत कीजिए एजुकेशन का, है ना, ये गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों को नौकरियों के लिए तैयार करना, क्या नौकरी करने के लिए ही हम लोग पढ़ते हैं, ये भी गलत होगा। विद्यार्थियों को ज्ञान प्राप्त करने में मदद करना, क्या सिर्फ नॉलेज के लिए पढ़ाई किया जाता है, नहीं। विद्यार्थियों को सर्वांगीण विकास को सुगम बनाना, तो किसी बच्चों के अंदर में पढ़ाई उसको इसलिए दी जाती है ताकि उसका संपूर्ण विकास हो सके। ओके, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। लास्ट क्वेश्चन करने से पहले एक छोटा सा मेरी तरफ से अनाउंसमेंट है। आप लोग कमेंट में बताइएगा क्या टोटल जो हमारे 5 सेक्शन हैं, जिसमें से इंग्लिश हो गया एक, है ना, दूसरा हो गया हिंदी, तीसरा सेक्शन आपका रीजनिंग हो गया, चौथी सेक्शन जो है ये टीचिंग लर्निंग एप्टीट्यूड, इसको कह लीजिए टीए, और लास्ट हो गया जीके। मैं सोच रहा हूँ सारे सेक्शंस पर एक एक वीडियो बना डालूँ, जिसके अंदर में क्या आपको पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, किस किस चैप्टर से ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं ना, और सभी ये वीडियो कवर हो जाएंगे अगले 2 दिन के अंदर, हर एक चैप्टर से, हर एक सब्जेक्ट से। उसके बाद जो है हर एक सब्जेक्ट को बारी बारी से पढ़ाना शुरू करूंगा, जिसमें प्रत्येक दिन आपको जो है 15 से 20 मिनट की एक वीडियो मिलेगी, जिसमें एक पार्टिकुलर चैप्टर को हम लोग उसके कंसेप्ट को बहुत कम समय के अंदर में उसको समझने की कोशिश करेंगे। और अगर सुबह में ये वीडियो मिल जाएगा आपको, तो शाम के टाइम में जो है उसी चैप्टर से रिलेटेड जो 25 से 30 क्वेश्चन होंगे, है ना, उसका एक टेस्ट हो जाएगा, ताकि आपका जो है फाइनल एग्जामिनेशन जो आएगा उसमें इस तरह के जितने क्वेश्चन आएंगे उसको आप कर पाओगे। तो आप कमेंट में ज़रूर बताना क्या इसकी फुल कोर्स, है ना, हर एक सेक्शन वाइज स्टार्ट किया जाए। और स्टार्टिंग में जो है अभी जो पढ़ाऊंगा उसमें जीके और ये टीचिंग लर्निंग एप्टीट्यूड जो है ना, ये स्कूली शिक्षा वाली जो अभी हम लोगों ने किया, इससे मैं चाह रहा हूँ कि चैप्टर वाइज आपको, है ना, शॉर्ट वीडियो बना करके 20 से 30 मिनट का, इसमें जो है चैप्टर वाइज आपको थ्योरी पढ़ाने की कोशिश करूँ। क्योंकि एक बार अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप जो है कितने भी ऑब्जेक्टिव, अगर हज़ारों ऑब्जेक्टिव्स आपसे पूछे जाएँ तो ये गारंटी है कि उसमें आप 99% ऑब्जेक्टिव जो है वो सही बना लोगे। ठीक है, और इसके साथ साथ हम लोग टेस्ट प्रैक्टिस भी करेंगे। तो आप कमेंट में अपनी राय बताइए कि क्या ये जो मेरी थॉट है ना, इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और अगर अगले 2 वीडियो में ये प्रश्न पूछूंगा, अगर आपका रिजल्ट काफ़ी पॉजिटिव आता है, सारे स्टूडेंट इसके लिए तैयार होते हैं, तो फुल कोर्स जो है और टेस्ट सीरीज भी बिहार बीएड के लिए लॉन्च करूंगा। ओके, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक शिक्षक का कार्य क्या होता है? तो इसका डायरेक्ट आंसर बताने की कोशिश करता हूँ। एक शिक्षक का जो मेन कार्य होता है वो क्या होता है? एक शिक्षक का मेन कार्य होता है अध्ययन के अनुकूल वातावरण को बनाना। क्लास में ऐसा वातावरण बनाएं ताकि सभी बच्चे जो हैं वो पढ़ सकें। तो इस तरह से हम लोगों ने 2019 में पूछे गए बिहार बीएड के 25 जो टीचिंग लर्निंग एप्टीट्यूड थे स्कूली शिक्षा से रिलेटेड, उसके क्वेश्चनों को किया। ड्रीम सेवक आईएएस चैनल जो है आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब पर तो आप ही देख ही रहे हैं, और टेलीग्राम चैनल पर भी अगर आपको कोई पीडीएफ चाहिए, ये सारे पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पर ड्रीम सेवक आईएएस सर्च करोगे, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सब चीज़ों की लिंक दी हुई है, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।